गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज नया टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं, टी सुनामी। अक्सर आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में सुनते होंगे सुनामी आ गई, लेकिन तब आप नहीं परिचित होगे कि सुनामी क्या होती है। लेकिन आज के बाद जैसे ही आप सुनामी सब सुनोगे, दिमाग में आ जाएगा यार सुनामी तो वही होती है जो हमने पढ़ रखी है। ठीक है, अब देखिए सुनामी। देखिए सुनामी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। एक मैं थोड़ा सुनामी पहले बता दूं मैं, उसके बाद इसके बारे में भी बताएंगे। देखो ठीक है, सुनामी, सु प्लस नामी, ठीक है। सु मिस बंदरगाह, बंदरगाह, सु मिस होता है बंदरगाह, और नामी में होता है लहरें या तरंगे, लहरें या तरंगे। तो इसका अर्थ हो गया यानी बंदरगाह की तरफ आने वाली लहरें या तरंगे। समझ में आ गया। यानी सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाह की तरफ आने वाली तरंगे अथवा लहरें। ठीक है, अब देखिए तरंगे और लहरें तो हो गई। अब डेफिनेशन है, सुनामी एक क्या आपदा है, आपदा है। क्या है? आपदा है। जो कि अंतर्जात बलों के कारण तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी सुनामी एक आपदा है या सुनामी एक वृहद लहरें हैं जो कि तटीय क्षेत्र के लिए एक आपदा का कार्य करती है ना। यानी कोस्टल एरिया के लिए यह लगभग एक क्या है? आपदा है। यानी सुनामी क्या है? लहरें हैं जो कि, यानी सुनामी समुद्री लहरें जो कि तटीय क्षेत्र के लिए एक आपदा का कार्य करती है। ठीक है, या कह सकते हैं या जो कि अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होती है ना। यानी सुनामी अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न एक वृहद जल स्तर है जो कि तटीय क्षेत्र के लिए एक आपदा का कार्य करती है ना। चलिए, सुनामी क्षेत्र की सुनामी लहरों की गति 700 किलोमीटर पर आवर होती है। कितनी होती है? 700 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो आप समझ गए कि सुनामी होती क्या है। अब सुनामी आती कैसे है ना। आपने देखा, यानी पूरा खेल किसका है? समुद्री जल स्तर का। किसका? समुद्री जल का। अब समुद्री जल में कभी भी वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। यानी कभी भी लहरों में हलचल पैदा होगी तो सुनामी होगी। लेकिन लहरों की हलचल ऐसी नहीं होनी चाहिए, बहुत वृहद स्तर पर होनी चाहिए। अब देखिए कैसे। समुद्र अब देखो, एक तरह से समुद्री भूकंप है ना। अब मैंने आपको एक भूकंप बताया था। क्या बताया था मैंने? भूकंप क्या होता है। जस्ट मिनट, पसीना आ रहा थोड़ा। मैंने आपको बताया भूकंप क्या होता है। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे इस
वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया भूकंप क्या होता है। तो आधा कंसेप्ट आपका वहीं से यानी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, भूकंप जब समुद्री क्षेत्र में है ना, समुद्री महासागरीय क्षेत्र में है ना, महासागरीय भूखंड का, देखिए अब मैं इसको, महासागरीय कोई भूखंड है उसका लंबवत इस तरीके से विस्थापन हो जाए, कैसे हो जाए, लंबवत विस्थापन हो, ठीक है। तो वहाँ समुद्री जल स्तर क्या होगा, पूरा पूरा एक तरफ यूँ एक तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, आएगा। तो जल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, जल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। और सुनामी की खासियत होती है, यानी समुद्र में तो जल स्तर उसका जो रहता है बढ़ता है से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही कोस्टल एरिया पे आता है, जैसे तटीय क्षेत्र पे आता है, वैसे ही उसकी जो लहरें होती हैं वो उनकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊंचाई वृद्धि। अब मैं बता दूं कैसे होती है ना। अब देखिए, जो पूरा आप महासागर है, अब महासागर में देखिए लंबवत विस्थापन, यानी महासागरीय भूखंड में लंबवत विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, लंबवत विस्थापन, ठीक है। यानी महासागरीय भूखंड का लंबवत विस्थापन हो रहा है, जिसके कारण समुद्री जल पूरा यहाँ से पूरा यहाँ पर यहाँ आ गया, है ना, यानी कि एकदम लंबवत विस्थापन आ गया, पूरा यहाँ पर आ गया। तो इसकी जल स्तर में यहाँ वृद्धि हो गई, ये देखो जल स्तर में वृद्धि हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये जल स्तर में वृद्धि हो नॉर्मल चल रही, लेकिन जैसे ये कोस्टल एरिया पे आया, क्या होता है, कोस्टल एरिया में आता है, वैसे इसके जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। जिस जल स्तर में ये वृद्धि, ये देखो ये जल स्तर वृद्धि हो रही है, ये देखिए वैसे यहाँ होना चाहिए इस पर, लेकिन जैसे ही आपका कोस्टल एरिया के ऊपर यानी कि कोस्टल एरिया के नज़दीक आता है, ये देखिए जल स्तर में इसकी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसको इस तरीके से यहाँ दिखा दिया, लेकिन मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ थोड़ा अच्छी तरह से। इसको ये भूल जाइए आप, इस लाइन को भूल जाइए आप, ठीक है। अब देखिए जल स्तर में ये देखिए वृद्धि हो रही है ना, जल स्तर वृद्धि हो रही है, लेकिन मैंने क्या कहा, समुद्री लहरें क्या होती, कोस्टल रीजन की जैसे नज़दीक पहुँचती हैं उसके लहरों की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए यहाँ तो ये नॉर्मल चलेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन जैसी कोस्टल एरिया के नज़दीक है ना आ रहा है, तो वैसे इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी जल, क्योंकि जैसे कोस्टल एरिया से टकराएंगे, क्या होता है, कोस्टल जहाँ से देखिए यहाँ जल स्तर जा रहा है सीधे नॉर्मल, लेकिन जैसे इस पर टकराती है तो उसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर जितनी भी यहाँ पे प्राकृतिक या जो भी है संरचनात्मक है उसमें सब में क्या आएगा, यहाँ हानि पहुँचेगी, क्षति पहुँचेगी, है ना, समझ में आ गया। क्योंकि जल स्तर यहाँ कोस्टल एरिया में पहुँच जाएगा, तो कोस्टल एरिया पहुँच जाएगा तो वहाँ की जो भी संरचनात्मक विकास हुआ है या प्राकृतिक है सब क्या होगा, वहाँ उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आया इतना, यानी कि जल स्तर, सीधी सी बात है, उस क्षेत्र में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, है ना। और जब बाढ़ आती तो क्या होता है भाई, जल वहाँ प्रवेश कर जाएगा। आपने देखा इंडिया वाला मैप इंडिया वाला मैप है मेरे पास, क्या मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए इंडिया वाला मैप है ना। अब सपोज यहाँ यानी कि जल स्तर में ये वृद्धि हो रही है ना, तो ये देखिए कोस्टल एरिया जो कोस्टल एरिया है, अब एक कोस्टल एरिया के अंदर तक प्रवेश कर जाएगा जल, क्या करेगा, अंदर तक प्रवेश कर जाएगा। तो आपको ध्यान है 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, तो उसने आसपास के सभी राज्यों में प्रभावित कर दिया था इस कोस्टल एरिया के, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये आपके कर्नाटक, यानी कि सभी को, केरल, ये सभी को इन्होंने प्रभावित कर दिया था। समझ आ गया, क्योंकि जो अंदर तक प्रवेश करे, जल स्तर कोस्टल एरिया के अंदर तक प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। और लगभग मेरे ख्याल से उस समय यानी काफ़ी लोग मारे गए थे इसके में, ठीक है। समझ में आ गया। सुनामी क्या है, एक तरह से
समुद्री लहरें। वैसे ती सुनामी जापानी शब्द है एक, है ना, जिसका जो दो शब्दों से दो सु और नामी शब्दों से मिलकर बना। तो सु में सोता बंदरगाह, नामी में सोता लहरें, यानी बंदरगाह की तरह आने वाली लहरें। इनकी स्पीड जो होती है 700 किलोमीटर बराबर होती है। जब ये तटीय क्षेत्र में आती है तो इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है ना। यानी सुनामी एक वृहद लहरें हैं जो अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होती है। जैसी तटीय क्षेत्र में आती है इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और इम्पैक्ट इनका वृहद होता है ना, जो तो मैं बताएगा समुद्री भूकंप के द्वारा, है ना। अब कभी भी ज्वालामुखी आएगा, ज्वालामुखी आएगा, जब समुद्र में ज्वालामुखी आएगा, सब ज्वालामुखी में क्या होता है, ऊपर उड़ती है, यानी मैग्मा निकल के ऊपर जाता है। जब मैग्मा ऊपर जाएगा तो भाई पानी जल स्तर में भी तो ऊंचाई में वृद्धि होगी। जब जल स्तर में ऊंचाई वृद्धि होगी तो जल क्या होगा भाई, एक साथ इकट्ठा हो गए, फिर वही कोस्टल रीजन की तरफ चल देगा। तो वहां भी तब भी क्या आएगा, सुनामी आएगी। ठीक है, अब कभी भी हिमशिलाखंड जानते हो ना, बड़े बड़े ग्लेशियर, हिमशिलाखंड या मलबा आदि समुद्र में गिरता है। बहुत मलबे की मात्रा ये नहीं छोटा मोटा, यानी कि काफ़ी विशाल मात्रा में मलबा होता है। या कोई भी शिलाखंड बोल सकते हैं, ये तो हिम हो गया, ये आखिर शिलाखंड है ना, अथवा मलबा या तो शिलाखंड समुद्री में गिरता है। किसमें, समुद्र में गिरेगा तो क्या होगा, समुद्री जल का विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन। और समुद्री जल का विस्थापन होगा तो क्या होगा, फिर वही जल कहाँ जाएगा, कोस्टल रीजन पे जाएगा। कोस्टल रीजन पे जाके फिर वो इम्पैक्ट करेगा और वो आसपास के क्षेत्र को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, ये तो था सुनामी। समझ में आ गया। चलिए अब इसको रोकने का, है ना, ये मैंने वही चीज़ें मैंने बताया आपको। ये सब वही लिखा हुआ है ना, सुनामी 11 विभिन्न देशों देखिए सुनामी के प्रभाव तो वही नॉर्मल सभी के वही प्रभाव होते हैं। सुनामी में जन धन की हानि होती है। क्या होती है, जन धन की हानि। जन धन की हानि सभी में ही होती है आपकी, जो मैंने बताया था भूकंप वगैरह सभी में। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी से 11 विभिन्न देशों में हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 10 लाख से अधिक बेघर हो गए, यानी 10 लाख से अधिक बेघर हो गए थे। 11 देश इम्पैक्ट हुए थे उसमें। ठीक है, पर्यावरणीय हौस भी होता है। सुनामी के विनाशकारी प्रभाव में मुख्य तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव है ना, जिससे प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव, समुद्री जीव का, समुद्री घास आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रवाल भित्ति होती है, मैंग्रोव समुद्री है ना, और समुद्री घास कॉमा लगा लीजिए, पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, भू आकृतियों में परिवर्तन होता है। जैसे दिसंबर 2004 में आई सुनामी भारत का दक्षिणतम बिंदु, कैसे कहते, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट लगभग पूर्ण रूप से डूब गया था। यानी कि भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, यह लगभग डूब गया था, है ना, 26 दिसंबर 2004 को। सुनामी के कारण हिंद महासागर मत्स्य उत्पाद में कमी आई, यानी फिशिंग में कमी आई। दिसंबर 2004 में आई सुनामी से अंडमान निकोबार, जी क्या, अंडमान निकोबार है ना, मान निकोबार द्वीप समूह की 45% प्रवाल भित्ति होंगी, प्रवाल भित्ति नष्ट हो गई। ठीक, अभी समझ लो प्रवाल भित्ति क्या होती है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लिए प्रवाल भित्ति है ना, नष्ट हो गई। अब देखिए सुनामी से निपटने के लिए क्या क्या किया जाए ना।
देखिए, सुनामी से निपटने के लिए किए गए प्रयास, पहले सुनामी को पता लगाने के लिए डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ दी सुनामी, है ना, ऑफ दी सुनामी नामक तकनीक का विकास किया गया। यानी डीप ओशन असेसमेंट रिपोर्टिंग ऑफ दी सुनामी, डीप ओशन यानी डी से डीप ओशन, ए से असेसमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ दी सुनामी नामक तकनीक का विकास किया गया है, जो कि समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी, यानी समुद्री यानी महासागर में आए भूकंप की जानकारी, भूकंप की तीव्रता की जानकारी देता है। ठीक है, इसके साथ ही सिग्नलिंग और कम्युनिकेटिंग सुनामी के भी सभी संभावित क्षेत्र को खतरे की चेतावनी दे देता है। यानी इस प्रकार सिग्नलिंग प्रदान करता है कि आसपास के क्षेत्र में भी क्या खतरे की चेतावनी दे देता है वो। ठीक है, भारत द्वारा बंगाल की खाड़ी, है ना, में 4 और अरब सागर में 2 तल दाब अभिलेखित लगाए गए हैं। यानी दाब जो होता है प्रेशर मेजर करने के लिए 2 तल दाब अभिलेखित लगाए गए हैं। देखिए, तटीय क्षेत्र में 50 मीटर की दूरी तक संरचनात्मक गतिविधियों पर रोक लगाई है। यानी जो कोस्टल एरिया है उसके अंदर 50 मीटर तक की दूरी पर यानी कोई भी स्ट्रक्चर्स यानी संरचनात्मक गतिविधियां नहीं होंगी। ठीक है, सुनामी संचालन की जानकारी हेतु 30 ज्वार मापक यंत्र लगाए गए, यानी टाइड्स जिसको बोलते हैं। क्योंकि टाइड से भी क्या होता है, समुद्री जल की विशाल मात्रा ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद वो नीचे गिरती है ना, उससे भी क्या आता है, सुनामी आने की संभावना अधिकांश रहती है। ठीक है, और कोस्टल, इसके बाद एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, कोस्टल एरिया पर, कोस्टल एरिया में मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति लगाई जाए, है ना। एक्चुअली मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है, उनकी जड़ें जो होती है समुद्र में बहुत गहराई तक प्रवेश कर जाती है। जब समुद्र में बहुत गहराई तक प्रवेश कर जाती है तो विशाल जल की मात्रा को भी वो अंदर जाने से रोकती हैं, बाहर जाने यानी कि अंदर प्रवेश करने से रोकती हैं, है ना। ठीक है, ये था आपका सुनामी। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे भूस्खलन, है ना, लैंडस्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट डे। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए। और इसके अतिरिक्त आपको कोई भी डाउट्स हो तो कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरे इसके अतिरिक्त मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके भी आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे कंपटीशन का हो चाहे आपके सब्जेक्ट का हो। ठीक है, और यदि कोई डाउट्स रह जाता तो कृपया कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।